12 महीने पहले प्लासी के मैदान में हुई लड़ाई ने बंगाल का राजनीतिक मानचित्र बदल दिया था। सिराजुद्दौला की हार और मीर जाफर की गद्दी पर ताजपोशी ने एक नए युग की शुरुआत की थी, लेकिन यह शुरुआत उतनी स्थिर और सुरक्षित नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। मीर जाफर, जो अंग्रेजों की मदद से सत्ता में आए थे, जानते थे कि उनकी कुर्सी उन्हीं के भरोसे पर टिकी है और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। गद्दी संभालने के तुरंत बाद मीर जाफर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए उन्हें भारी भरकम उपहार और नकद रकम दी। कलकत्ता के गवर्नर और कंपनी के बड़े अफसरों को सोने चांदी, जमीन और व्यापारिक रियायतों से नवाजा गया। ये उनके लिए किसी विजय के इनाम से कम नहीं था, लेकिन इस खर्च का भार अंततः बंगाल की जनता के सिर पर पड़ा। कर वसूली में सख्ती आई, जमींदारों से अधिक महसूल वसूला जाने लगा और छोटे व्यापारियों व किसानों पर दबाव बढ़ा। मुर्शिदाबाद का दरबार, जो कभी बंगाल की समृद्धि और शान का प्रतीक था, अब कलकत्ता से आने वाले आदेशों के साए में जीने लगा। पुराने उमरा, वे वफादार दरबारी जो सिराज उद दौला के समय सत्ता के केंद्र में थे, मीर जाफर से नाखुश थे। उनके लिए यह बदलाव अपमानजनक था। उन्हें लगता था कि अब बंगाल का नवाब एक कठपुतली बन चुका है जिसकी डोरे अंग्रेजों के हाथ में है। मीरान, नवाब का बेटा, अपने पिता से भी अधिक कठोर और महत्वाकांक्षी था, परंतु उसकी राजनीति की समझ कम और गुस्सा ज्यादा था। कई मौकों पर उसका रवैया ऐसे दरबारी और स्थानीय सरदारों को नाराज कर चुका था जिनकी वफादारी नवाब के लिए जरूरी थी। उधर कलकत्ता में बैठे अंग्रेजी अफसरों का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। वे बंगाल को सिर्फ अपने व्यापारिक मुनाफे का साधन मानते थे। नमक, कपास, रेशम, मसाले, सब पर उनका नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। मीर जाफर को वे सिर्फ इतना महत्व देते थे कि वह उनके व्यापार में रुकावट न डाले और समय समय पर धन और रियायतें देते रहे। इस माहौल में बंगाल के बाहर भी हलचल थी। बिहार में स्थानीय ताकतें जैसे राजपूत जमींदार और छोटे नवाब कंपनी की बढ़ती शक्ति को लेकर बेचैन थे। दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम की निगाहें भी बंगाल की समृद्धि पर थी, लेकिन उनकी हालत इतनी कमजोर थी कि वे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। फिर भी उनके संदेश और दूत समय समय पर मुर्शिदाबाद पहुंचते रहते थे, जो यह याद दिलाने के लिए काफी थे कि पुरानी सल्तनत अब भी नाम मात्र के लिए मौजूद है। इन शुरुआती महीनों में कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच संचार बढ़ा। दूत और खास प्रतिनिधि लगातार आते जाते रहे, पर हर मुलाकात में एक बात साफ झलकती थी। कंपनी के अफसरों की मांगे बढ़ रही थीं और नवाब की सामर्थ्य घट रही थी। मीर जाफर समझते थे कि यदि यही हाल रहा तो उनकी गद्दी लंबे समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन यह समझना और उस पर कार्रवाई करना, दोनों में फर्क था। उनकी कमजोरी यह थी कि वे अंग्रेजों के दबाव में तुरंत झुक जाते, जिससे दरबार और जनता के बीच उनका सम्मान और भी कम होता गया। बंगाल के आम लोगों के लिए यह समय कठिनाइयों से भरा था। किसानों को पैदावार का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता, व्यापारियों को कंपनी के साथ अनुचित सौदे करने पड़ते और शहरों में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। ये वह बीज थे जिनसे आने वाले वर्षों में असंतोष का तूफान उठने वाला था। प्लासी की लड़ाई के बाद पहले वर्ष में ही यह साफ दिखने लगा था कि मीर जाफर और अंग्रेजों के रिश्ते में भरोसे से ज्यादा लालच और दबाव था। कंपनी के अफसरों को युद्ध में सहयोग का इनाम चाहिए था और यह इनाम केवल एक बार नहीं, बार बार चाहिए था। हर कुछ महीने में नई मांगे सामने आती, कभी भारी रकम, कभी जमीन, कभी व्यापारिक अधिकार। मीर जाफर शुरुआत में इन मांगों को मानते रहे। उन्होंने अपने खजाने को खोल दिया और जो भी सोना चांदी, रत्न और नकदी उपलब्ध थी अंग्रेजों को सौंप दी। पर बंगाल का खजाना असीमित नहीं था। इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए उन्हें कर बढ़ाने पड़े, जमींदारों और व्यापारियों से सख्ती से वसूली करनी पड़ी। इस नीति ने आम जनता के बीच असंतोष और विद्रोह के बीज बो दिए। इसी बीच कंपनी के कुछ अफसरों के मन में यह विचार आने लगा कि मीर जाफर उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे। कलकत्ता में बैठे गवर्नर और उनके सलाहकार सोचने लगे कि एक ऐसा नवाब होना चाहिए जो और भी ज्यादा वफादार, आर्थिक रूप से सक्षम और निर्णायक हो। यहीं से मीर कासिम का नाम आगे आया। मीर कासिम मीर जाफर के दामाद थे। वे महत्वाकांक्षी, चतुर और कड़े अनुशासन वाले व्यक्ति माने जाते थे। प्रशासनिक मामलों में उनकी पकड़ मजबूत थी और वे जल्दी ही यह समझ गए थे कि अंग्रेजों के साथ तालमेल बैठाकर वे बंगाल की गद्दी तक पहुंच सकते हैं। वे मीर जाफर के भरोसेमंद सिपह सालारों और अफसरों से गुप्त रूप से संपर्क करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजों के बीच अपनी छवि एक बेहतर
और काम का विकल्प के रूप में बना ली। इस दौरान कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच संवाद लगातार तनावपूर्ण होता गया। कंपनी चाहती थी कि नवाब उनके व्यापार पर किसी भी तरह का टैक्स न लगाए। उनका तर्क था कि कंपनी के लिए व्यापारिक छूट स्थायी होनी चाहिए, जबकि नवाब के दरबार का मानना था कि बिना टैक्स के खजाने की भरपाई असंभव है। इसके अलावा अंग्रेज सैनिकों की उपस्थिति बंगाल के व्यापारिक मार्गों पर बढ़ गई थी। गांव-गांव में और नदियों के किनारे उनकी चौकियां बन रही थीं। ये न सिर्फ नवाब के अधिकार को चुनौती थी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए डर और असुरक्षा का कारण भी। कई जगहों पर अंग्रेज सैनिकों और स्थानीय सरदारों के बीच झड़पें हुई, जिसमें दोनों तरफ के लोग मारे गए। मीर जाफर की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे इन संघर्षों को निर्णायक ढंग से सुलझा नहीं पाते थे। न तो वे पूरी तरह अंग्रेजों का विरोध कर सकते थे और न ही अपनी जनता के पक्ष में मजबूती से खड़े हो सकते थे। यही राजनीतिक अस्थिरता मीर कासिम के लिए अवसर बन गई। पर्दे के पीछे मीर कासिम ने अंग्रेज अफसरों को आश्वासन दिया कि यदि वे उन्हें नवाब बनाते हैं तो वे कंपनी के हितों की पूरी रक्षा करेंगे और साथ ही बंगाल में कंपनी के राजस्व स्रोतों को और मजबूत करेंगे। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े तोहफे और निजी रिश्वत देने में भी संकोच नहीं किया। धीरे धीरे अंग्रेजों के बीच यह राय बनने लगी कि मीर जाफर को हटाने का समय आ गया है। ये बदलाव किसी बड़े युद्ध के बिना एक राजनीतिक सर्जरी की तरह होना चाहिए था। योजना यह थी कि पहले दरबार के भीतर मीर जाफर के समर्थन को कमजोर किया जाए, फिर गद्दी उन्हें खुद छोड़ने पर मजबूर किया जाए। जब अंग्रेजों ने यह तय कर लिया कि मीर जाफर उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो मीर कासिम की राह लगभग साफ हो गई। पर्दे के पीछे कई हफ्तों तक बातचीत और सौदेबाजी चली। कलकत्ता के अंग्रेज अधिकारी और मुर्शिदाबाद के कुछ प्रभावशाली दरबारी एक साथ मिलकर इस बदलाव की योजना बना रहे थे। मीर जाफर को यह आभास हो चुका था कि उनकी स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि वे अभी भी समय रहते अंग्रेजों को मना लेंगे। दुर्भाग्यवश यह उनकी भूल साबित हुई। अंततः एक सुबह दरबार में यह घोषणा हुई कि मीर जाफर अब स्वेच्छा से गद्दी छोड़ रहे हैं और उनकी जगह उनके दामाद मीर कासिम बंगाल के नए नवाब होंगे। बाहरी दुनिया के लिए यह एक शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन दिखाया गया, लेकिन असल में यह अंग्रेजों द्वारा योजनाबद्ध और नियंत्रित तख्तापलट था। मीर कासिम के सत्ता संभालते ही माहौल बदलने लगा। वे मीर जाफर की तरह ढीले ढाले और दब्बू नहीं थे। उनके पहले आदेशों में से एक था प्रशासन को अधिक अनुशासित और प्रभावी बनाना। उन्होंने सेना में सुधार की शुरुआत की, हथियारों का भंडार बढ़ाया और अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि कर वसूली और कानून व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीर कासिम की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी योचिबुचिवापी राजस्व को मजबूत करना। उन्होंने कंपनी को दिए जाने वाले धन और रियायतों को तय समय पर और सुव्यवस्थित ढंग से देना शुरू किया, ताकि अंग्रेज उनके प्रशासन में दखल न दे। साथ ही उन्होंने यह भी तय किया कि कंपनी के अलावा किसी भी विदेशी व्यापारी को विशेष छूट नहीं मिलेगी। उनकी नीतियों से शुरुआती दिनों में अंग्रेज संतुष्ट दिखे, क्योंकि मीर कासिम ने वाकई उनकी आर्थिक मांगों को प्राथमिकता दी। लेकिन मीर कासिम केवल अंग्रेजों के हितों की रक्षा में ही नहीं लगे थे। वे चुपचाप अपनी शक्ति और स्वतंत्रता बढ़ाने के उपाय कर रहे थे। उन्होंने राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले जाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, राजधानी को अंग्रेजों के प्रभाव से दूर ले जाकर एक मजबूत कलेबंद शहर में स्थापित करना, जहां से वे बिना कंपनी के दबाव के शासन कर सके। मुंगेर में उन्होंने एक मजबूत किला बनवाया, जिसमें तोपखाने, हथियारों के गोदाम और प्रशिक्षित सैनिकों की टुकड़ियां तैनात की गई। इस बदलाव ने अंग्रेजों को थोड़ी चिंता में डाल दिया, लेकिन उन्होंने इसे खुले तौर पर चुनौती नहीं दी। कंपनी के अधिकारी सोचते थे कि जब तक मीर कासिम उनकी आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, तब तक उनके इन आंतरिक सुधारों से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि मीर कासिम के मन में एक अलग योजना थी। वे जानते थे कि अंग्रेजों के साथ लंबे समय तक बराबरी का रिश्ता रखना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे एक ऐसी सेना तैयार करना शुरू कर दी जो आधुनिक हथियारों और यूरोपीय प्रशिक्षण से लैस थी। इसके लिए उन्होंने यूरोप से प्रशिक्षकों को बुलवाया और अपने सैनिकों को अनुशासन और रणनीति की ट्रेनिंग दिलाई। उनका उद्देश्य साफ था, सही समय आने पर अंग्रेजों को चुनौती देना और बंगाल की पूरी सत्ता वापस हासिल करना। लेकिन यह राह आसान नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास न केवल आर्थिक ताकत थी, बल्कि राजनीतिक चालें और गुप्तचर नेटवर्क भी बेहद मजबूत था। मीर कासिम के शासन के शुरुआती महीनों में भले ही अंग्रेज और नवाब के रिश्ते ठीक ठाक दिखते थे,
लेकिन समय के साथ दोनों के बीच अविश्वास की दीवार ऊंची होती गई। इस अविश्वास का सबसे बड़ा कारण था व्यापारिक रियायतें और कर मुक्ति का मुद्दा। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहले से ही यह विशेषाधिकार था कि वे अपने व्यापार पर कोई स्थानीय कर नहीं देंगे। ये छूट उन्हें पुराने मुगल फरमानों और प्लासी के बाद हुई संधियों से मिली थी। लेकिन कंपनी के अधिकारी इस छूट का दुरुपयोग करने लगे। वे केवल अपने माल पर ही नहीं बल्कि भारतीय व्यापारियों के माल पर भी अपना झंडा लगाकर उसे कर मुक्त घोषित कर देते थे। इससे स्थानीय व्यापारी और नवाब का राजस्व दोनों बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। मीर कासिम ने इसे अपनी सत्ता और बंगाल की आर्थिक सेहत के लिए खतरा माना। उन्होंने आदेश जारी किया कि सभी व्यापारियों पर, चाहे वे कंपनी के हों या भारतीय, एक समान कर लगेगा। ये निर्णय अंग्रेजों को सीधा चुनौती देने जैसा था। कलकत्ता में बैठे कंपनी के अफसर भड़क उठे। उनके लिए ये केवल आर्थिक नुकसान का मामला नहीं था, बल्कि नवाब की आज्ञा उल्लंघन की तरह था। जल्द ही नदियों और सड़कों पर तनाव बढ़ने लगा। नवाब के सैनिक और अंग्रेज व्यापारी आपस में भिड़ने लगे। कई जगहों पर माल जब्त किया गया, गोदाम सील किए गए और व्यापारिक जहाजों को रोका गया। इस टकराव में न केवल आर्थिक हितों को चोट पहुंची, बल्कि दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई। अंग्रेजों ने दबाव बनाने के लिए अपने सैनिकों की गतिविधियां बढ़ा दी। बंगाल और बिहार के महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों पर उनकी चौकियां मजबूत की गईं। दूसरी ओर मीर कासिम ने अपने तोपखाने और सेना की तैनाती को और तेज कर दिया। मुंगेर किला इस समय उनका सबसे बड़ा सहारा था, जहां वे हथियार जमा कर रहे थे और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। इस बीच दोनों के बीच पत्राचार का लहजा बेहद सख्त हो गया। अंग्रेज मांग कर रहे थे कि नवाब अपने आदेश वापस लें और कर मुक्ति का पुराना नियम बहाल करें। मीर कासिम का जवाब साफ था, बंगाल में सभी के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वह कंपनी हो या आम व्यापारी। स्थिति तब और बिगड़ी जब पटना में कंपनी के अफसर और नवाब के सैनिकों के बीच सीधी झड़प हुई। कई अंग्रेज अधिकारियों को कैद कर लिया गया और उनके माल को जब्त कर लिया गया। ये घटना अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी और उन्होंने इसे युद्ध का संकेत मान लिया। मीर कासिम भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने गुप्तचर नेटवर्क के जरिए यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। उन्होंने दिल्ली के सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से भी संपर्क बढ़ाया, ताकि यदि युद्ध हुआ तो उन्हें बाहरी सहयोग मिल सके। यह अब केवल व्यापार का विवाद नहीं रहा था, ये बंगाल की सत्ता और स्वाधीनता की लड़ाई में बदल चुका था। एक ऐसी लड़ाई जिसकी आहट अब पूरे पूर्वी भारत में सुनाई देने लगी थी। पटना में अंग्रेज अधिकारियों की गिरफ्तारी ने दोनों पक्षों के बीच बचा खुचा विश्वास भी तोड़ दिया। कंपनी के कलकत्ता मुख्यालय में यह खबर पहुंचते ही युद्ध की तैयारियां तेज कर दी गईं। अंग्रेजी जहाजों से सैनिक, तोपें और रसद लगातार आ रही थीं। उनका इरादा साफ था, मीर कासिम को हटाकर बंगाल पर फिर से पूरी तरह नियंत्रण हासिल करना। मीर कासिम ने भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने गठबंधन को मजबूत किया। दिल्ली के सम्राट शाह आलम, जो लंबे समय से आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर थे, ने अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम के साथ आने का फैसला किया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जो उत्तर भारत के एक शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने भी इस गठबंधन में शामिल होकर अंग्रेजों को चुनौती देने का मन बना लिया। इस गठबंधन का मकसद था अंग्रेजों को सिर्फ बंगाल से नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत से पीछे धकेलना। पर अंग्रेजी सेना न केवल अनुशासित थी, बल्कि उनके पास आधुनिक हथियार और युद्ध का भरपूर अनुभव भी था। 1764 का साल संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। मीर कासिम ने राजधानी मुंगेर से हटाकर उत्तर की ओर डेरा डाला और अपनी सेनाओं को पटना, बक्सर और आसपास के इलाकों में फैलाया। उन्होंने अपने सैनिकों को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित कराया था, लेकिन मैदान में अंग्रेजों के सामने उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पटना के आसपास कई छोटी बड़ी मुठभेड़ों में मीर कासिम की सेना को भारी नुकसान हुआ। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गठबंधन सेनाओं के बीच पूरी तरह तालमेल नहीं बन पा रहा था। शाह आलम की सेना अलग दिशा में मोर्चा ले रही थी, जबकि शुजाउद्दौला की सेना के भीतर भी निर्णय लेने में देरी होती थी। अंग्रेजों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। अंततः संघर्ष का निर्णायक मोड़ बक्सर की लड़ाई के रूप में आया। अक्टूबर 1764 में हुई इस लड़ाई में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेनाएं अंग्रेजों से भिड़ी।
संख्या में यह गठबंधन बड़ा था, लेकिन संगठन और रणनीति में अंग्रेज उनसे आगे थे। कंपनी के सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो ने युद्ध को कुशलता से संचालित किया। तोपखाने की सटीक मार, अनुशासित पैदल सेना और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने अंग्रेजों को निर्णायक जीत दिलाई। मीर कासिम को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। वे पहले अवध की ओर और फिर अंततः उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में भटकते रहे। उनकी सत्ता पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण और मजबूत किया और मुगल सम्राट शाह आलम को अपने संरक्षण में ले लिया। बक्सर की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बिहार और उड़ीसा की वास्तविक शासक बन गई। साल 1765 में इलाहाबाद संधि के जरिए उन्हें इन इलाकों की दीवानी का अधिकार मिल गया। यही वह क्षण था जब कंपनी एक व्यापारी संस्था से बदलकर एक राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति बन गई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पूरी तरह मजबूत हो गई। मीर कासिम का अंत गुमनामी और निर्वासन में हुआ। उन्होंने कई वर्षों तक वापस सत्ता पाने की कोशिश की, पर कभी सफल नहीं हुए। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि अंग्रेजों से गठबंधन करके सत्ता पाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक बचाना असंभव यदि वह सत्ता किसी और की शर्तों पर टिकी हो। प्लासी से लेकर बक्सर तक के इन वर्षों में भारत ने देखा कि किस तरह व्यापार के नाम पर आए अंग्रेज साजिश, राजनीति और युद्ध के जरिए एक विशाल साम्राज्य के मालिक बन बैठे। ये कहानी केवल मीर जाफर या मीर कासिम की नहीं, बल्कि उस दौर की है जब भारत की आजादी की डोरें धीरे धीरे विदेशी हाथों में जाने लगी और जिनके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़े।